इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको कि राम मंदिर के आंदोलन नेता डॉक्टर वेदांती का निधन हो गया है। रीवा में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। अयोध्या के संत समाज में शोक है इस निधन के बाद। पूर्व सांसद के निधन से राजनीतिक जगत जो है वो दुखी नजर आ रहा है। राम मंदिर आंदोलन को ये बड़ा नुकसान हुआ है, तो अयोध्या में शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा का अंत हो गया है। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और अयोध्या से पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही अयोध्या सहित पूरे संत समाज और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर रामविलास दास वेदांती मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में प्रवास पर थे। इसी दौरान बुधवार को अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों द्वारा लगातार उपचार के प्रयास किए गए, लेकिन इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा जो है उनका निधन हो गया है। डॉक्टर वेदांती का आज निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया है। रीवा में इलाज के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। संसद के शीतकालीन सत्र में आज अंतिम हफ्ते की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा सांसद रहे पूर्व जनप्रतिनिधियों के निधन पर भी शोक संदेश पढ़े। पूर्व सांसदों के सम्मान में सांसदों ने मौन भी रखा, लेकिन इसके बाद पीएम मोदी के कथित अपमान को लेकर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की भी बात कही। तेरी कब्र बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। It is very unfortunate that the BJP, particularly Nadda-like people, are trying to divert the attention of the real problem of the people of India. Air pollution is a severe issue
vote chore, gaddi chore rally is huge response and huge success has rattled JP Nadda like people. They are indulging in disturbing the parliament functioning. We are in parliament, and parliamentary affairs minister has become unparliamentary affairs minister. Kiran Rijiju is leading the campaign, leading the action to stop the parliament functioning. These kind of things is unheard of it. The opposition wants parliament to function. The ruling government don't want the parliament to function. This is totally a baseless drama they are created today. I think it is because of the biggest successful conducted rally. Delhi never seen this type of enthusiasm, this type of participation for a Congress rally within these 10-15 years. It may be provoked them, but what they are blaming, I asked Kiran Rijiju ji. Any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. अपनी नाकामयाबी का रीज़न ईवीएम पे डाल रहा है। मैंने प्रियंका गांधी जी का भी भाषण सुना। ईवीएम को दोष दे रहे हैं, वापस बैलेट पे इलेक्शन ले लो बोल रहे हैं। फिर तभी ईवीएम लाया किसने? राजीव गांधी जी ने लाया ना। फिर तब ये चुनाव जीतते थे। ईवीएम के जान के ऊपर जीतते थे क्या? देखो उनकी नाकामयाबी का लोगों में कैसे बताए। जहां बोलना चाहिए वह राहुल गांधी संसद में बैठता नहीं, प्रतिपक्ष नेता है, वह भाग के जाता है, बच्चों जैसी हरकतें करता है, इसीलिए वो भोखला गया है। उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में ही उन्होंने डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन मैं बोला ना वो भोखला गया है, बचपने हरकतें कर रहा है, अपना ध्यान, मीडिया का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए इसी तरह की बातें वो करते हैं। देखो एक कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा है, जो संगठन से बचपन से जुड़ा है, उसी कार्यकर्ता को ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जो युवा कार्यकर्ता है उनके लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। काम करते रहो पार्टी में, अगर काम करेगा तो अपने को उसका उचित फल मिलेगा। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल बीजेपी ने दिया है। मैं हमारी पार्टी शिवसेना की तरफ से उनको शुभेच्छा देता हूँ। मुझे लगता है, मैंने तो पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी में इसमें तो एसआईआर होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को उनके पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। कांग्रेस के खून में गालियां देना समाहित है और मोदी जी उन गालियों को फूल बना लेते हैं। और बहुत सारे देवज्ञों के द्वारा मुझे बताया गया है, हमारे पार्टी के संगठन के नेताओं को बताया गया है कि चिंता मत करो, मोदी जी को जितनी गालियां दी जाएंगी, मोदी जी उतनी ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतनी ऊपर उठेंगे। तो इन गालियों से मोदी का कद बढ़ता है, घटता नहीं है। वो गाली देने लायक ही है और मोदी जी की 56 इंच की छाती है कि इन गालियों को सहन कर लेते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी मेसी को देखने के लिए फुटबॉल प्रेमी अरुण जेटली स्टेडियम पहुंच गए हैं। मेसी अपने गोट इंडिया टूर 2025 के चौथे और आखिरी पड़ाव के लिए दिल्ली आए हुए हैं। स्टेडियम के बाहर फैंस में जबरदस्त उत्साह और भीड़ देखी जा रही है। एक्साइटेड है, मतलब बचपन का सपना था आज मिलने का, फाइनली मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी हो रहा है कि मतलब एक तरह से भगवान से मिलने वाला है। जैसे अभी करीब 10 बजे से 11:30 बजे एंट्री है, 10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, सुबह से आए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज हो गया है।
आपको बता दें, मेरठ समेत 22 जिलों में पूर्ण बंद का ऐलान किया गया है। बंद के दौरान अधिवक्ता संगठनों, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं ने समर्थन देने की भी घोषणा की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पश्चिमी यूपी के लोगों को प्रयागराज स्थित हाईकोर्ट तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जिलों के लोगों की लंबे समय से मांग है कि क्षेत्र में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। तो अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से अलग रहने का भी ऐलान कर दिया है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि हाईकोर्ट बेंच की मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने ज्वाइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन सूर्यवंश और वरिष्ठ अधिवक्ता राम कुमार शर्मा से बातचीत की। हाईकोर्ट बेंच के लिए मेरठ में 17 तारीख को सभी व्यापारी और वकील एक आंदोलन करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर के मेरठ बंद रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम कुमार शर्मा। राम कुमार जी, 17 तारीख को मेरठ बंद का आगाज किया गया है, क्या कुछ विषय रहेगा आपका? ये जो नेता है ना हमारे, ये सोए हुए हैं, इनकी शक्तिहीन हो चुके हैं लोग, बौद्धिक विकास लोगों का कम है, तो इनको जगाने के लिए, इनको चेताने के लिए संजीवनी बूटी लेकर प्रत्येक अधिवक्ता, वो आदर्श है संजीवनी बूटी, वो लेकर जो है इनको हम खिलाएंगे और सरकार को चेताएंगे। तो चेताने के लिए ही हम लोग जो है बंद का आह्वान किया है। इस बंद के आह्वान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम जनता हमारे साथ है, सहयोग कर रही है, सारे व्यापारी हमारे साथ है, सहयोग कर रहे हैं और मेरठ बंद कर रहे हैं हाईकोर्ट बेंच के लिए। यह आंदोलन बहुत पुराना है, पिछले 50-60 वर्षों से चल रहा है। राजनीतिक रूप से हम लोग कमजोर है, प्रतिनिधित्व हमारा कमजोर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेता नहीं है या सांसद नहीं चुनके जा रहे हैं या विधायक चुनके नहीं जा रहे हैं या मंत्री नहीं है, लेकिन ये लोग जो है लोगों की मतलब इनकी क्षमता नहीं है, बहुत ही कमजोर है, तो ताकत की दवाई दे रहे हैं। ताकत ये 17 को देंगे और सरकार से सवाल करेंगे और सरकार को चेताएंगे कि हाईकोर्ट बेंच यहाँ पे दीजिए, अन्यथा प्रखर आंदोलन होगा और जिसकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सरकार को चेताने के लिए एक साथ केंद्र और प्रदेश को के लिए हम लोग जो है क्रांति करने जा रहे हैं 17 तारीख को। अच्छा, देखा जा सकता है लगातार कई बार आंदोलन कर चुके हैं और मेरठ बंद कई बार हो चुका है, इस बार क्या कुछ विशेष रहेगा? देखिए, विशेष ये है कि व्यापारी, एक व्यापारी हमारी बार के जो पदाधिकारी हैं उनको समर्थन देने आ रहा है। हमारे साथ में ज्वाइंट सेक्रेटरी खड़े हुए हैं बार के, और भी सीनियर एडवोकेट साहब खड़े हुए हैं, देवपन जी। आप ये देखिए कि कोई भी व्यापारी छोटा हो बड़ा हो, अगर गली मोहल्ले के भी व्यापार संगठन है वो भी आके समर्थन दे रहे हैं। तो ये यूं ही नहीं हो रहा, ये आक्रोश है और ये मांग है। और देखिए, ये हम लोगों के लिए नहीं है, सरकार क्या कहती है, सस्ता सुलभ न्याय और न्याय द्वार पे आना चाहिए। तो ना सस्ता न्याय मिल रहा, ना सुलभ मिल रहा, और इतना महंगा न्याय हो रहा है, इतनी प्रक्रिया महंगी कर दी गई है कि तड़प जाता है, टूट जाता है, मर जाता है आदमी, न्याय नहीं मिलता। न्याय मिलता है लेकिन जब वो बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आता है, तो उस न्याय की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ तो और भी साथ है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यांश त्यागी है और मैं फिलहाल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मेरठ बार एसोसिएशन। अच्छा, यहाँ पर जैसे मेरठ बंद का आगाज किया गया कि कोर्ट जो है वो चलती रहती है, देखा जा सकता है, लेकिन इस बार क्या कोर्ट भी बंद रहेगी? कोर्ट पूर्णतः बंद रहेगी, तालाबंदी रहेगी, चारों गेट बंद रहेंगे। और ये जो आवाज उठी है, ये वकीलों के साथ साथ आम जनमानस की, पुलिस, मीडिया, किसान, सभी वर्ग हमारे साथ है, बढ़ चढ़ का हिस्सा लेगा हमारे साथ। खुद वो हमसे आगे आगे चलेंगे मेरठ बंद कराने के लिए, और कचहरी बिल्कुल हर तरीके से बंद रहेगी। क्या मेरठ के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद रहेगा? 22 जिले जो हमारे उसमें आते हैं वो पूर्ण तरीके से बंद रहेंगे। और अगर 17 के बाद भी सरकार की अगर आंख या नाक नहीं खुलती है, कान में आवाज नहीं जाती है, तो ये आवाज दिल्ली तक जाएगी और सभी अधिवक्ता 22 जिलों के दिल्ली पे कूच करेंगे और दिल्ली बंद करवाएंगे उसके बाद। ये हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता थे यहाँ के, जो उनका कहना है अगर यहाँ पर सरकार अब भी नहीं सुनी है तो ये आवाज सीधी अब दिल्ली तक जाएगी और मेरठ के साथ साथ 22 जिलों में तालाबंदी रहेगी, बिल्कुल पूर्ण रूप से काम बंद रहेगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर अलीगढ़ खैर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां गायब युवक का शव
पेड़ पर लटका हुआ मिला। दिमागी संतुलन बिगड़ने की वजह से युवक घर से गायब रहता था। बताया जा रहा है कि दिमागी संतुलन के बिगड़ने के चलते युवक ने आत्महत्या का कदम उठाया है। ग्रामीणों ने शव को देखकर तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र से है, जहां घने कोहरे की वजह से वॉल्वो बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वॉल्वो बस बिलग्राम से माधवगंज की ओर जा रही थी, जिसमें मजदूर और अन्य यात्री सवार थे। वहीं ट्रक माधवगंज से बिलग्राम की दिशा में आ रहा था। घने कोहरे के कारण दोनों वाहन एक दूसरे को समय पर नहीं देख सके, जिससे उनकी आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस का कहना है कि हादसा कोहरे के कारण हुआ। मामले की जांच की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर देहात के रसूलाबाद से है, जहां बिरहुन गांव में रहने वाली एक महिला ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है। पीड़िता शीला देवी, जो कि पत्नी है राजेश कुमार की, उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। महिला ने बताया कि 10 दिसंबर 2025 को लगभग 11:30 बजे घर पर मौजूद होने के दौरान मोहल्ले के कुछ लोग उसके घर आए और आपसी कहासुनी के दौरान हाथापाई और अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ। इस दौरान घर में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि सभी तथ्यों की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर इटावा से है, जहां सिविल लाइन इलाके में सिंचाई विभाग के मुख्यालय में भीषण आग लग गई, जिसमें कई वर्षों का रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया है। आग में विभाग की हजारों फाइलें, कर्मचारियों के दस्तावेज पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगातार पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। आग करीब 6 कमरे में फैली हुई थी। शुरुआती जांच में दमकल और सिंचाई विभाग के कर्मी इसे शॉर्ट सर्किट से हुई आग मान रहे थे, लेकिन आग की भीषणता से साजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इतनी बड़ी आग के बावजूद विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था, जो सवालों के घेरे में है। सिंचाई विभाग के मुख्य कार्यालय में ये भीषण आग लगी है, जिससे 50 वर्षों तक के रिकॉर्ड जो हैं वो जलकर खाक हो गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अमेठी से है, जहां टीकर गांव के पास तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। राहगीरों ने उसे तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए। आपको बता दें, जानकारी मिलने पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि स्विफ्ट कार के दोनों एयरबैग खुल गए। हादसे के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा और पुलिस अब दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में लगी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जो लोग हैं वो तेज रफ्तार वाहन न चलाएं और विशेष सावधानी बरतें। सड़क सुरक्षा और नियमों का भी पालन करें। तो आपको बता दें, अमेठी में ये भीषण सड़क हादसा हो गया है। बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कई लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो तेज रफ्तार का कहर जो है अमेठी में देखने को मिला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर इटावा से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्विरोध चुने जाने पर जिला कार्यालय पर धूमधाम से जश्न मनाया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी को बीजेपी उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दी है। ये घोषणा लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल ने की।
प्रदेश अध्यक्ष के चयन की खबर मिलते ही पार्टी कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला मंत्री रजत चौधरी के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने लाइव प्रसारण भी देखा। इस दौरान पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।